हेलो गाइस, कैसे सब लोग। हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं मुश्किल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमें आज इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस स्टार्ट करनी है। तो हम लोग आज डेफिनेशंस देखेंगे कि डेफिनेशंस में मेजर इम्पोर्टेंट क्या क्या है और जिसके बेस पर हमारा जीएसटी कवर होगा। क्योंकि कंपोनेंट मेन है, उस चीज़ को हमें समझना कि जीएसटी के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें क्या है, और उनको हम लोग डिफाइन किसके करें के थ्रू करेंगे, ओनली डेफिनेशंस के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट। वी विल गो टू द डिफाइन ऑल डेफिनेशंस एंड ऑल मेजर कंडीशंस। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी मेजर डेफिनेशंस। तो देखिए, डेफिनेशन से पहले हम लोग मेजर पैरामीटर समझते हैं कि हमें जीएसटी को लायबल करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने देखा था पिछले वाले लेक्चर में कि जीएसटी को लेवी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स थे, वो थे हमारे 1+5। तो 1+5 में हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ता था कि ऑल फॉर्म ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई, अगर वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है तो हमारी एक कंडीशन सप्लाई की कंप्लीट हो जाएगी। सप्लाई को भी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम 1+5 में एक एक करके मैं आपको समझाते जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है जीएसटी को लायबल करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि वो सप्लाई है भी या नहीं है। तो सप्लाई की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। फिर सप्लाई अगर है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होता है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज को सप्लाई मान लेंगे, हर चीज सप्लाई है मान लिया, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज में कवर होगी। अगर वो गुड्स एंड सर्विस कवर हुई तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। अब फिर हम ये चेक करेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर है तो क्या वो कंसिडरेशन के लिए हो रही है या नहीं हो रही है। इट मीन्स फॉर कंसिडरेशन और नॉट। अगर इन दोनों में से भी अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम आगे स्टेप पर जीएसटी के लिए लायबल नहीं मानेंगे। अगर हमने ये चेक किया कि कंसिडरेशन के लिए हो रही है, फिर हम लोग ये देखेंगे वेदर इज नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है या नहीं है। अगर वो बिजनेस ऑफ फर्दरेंस है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर द लायबल ऑफ जीएसटी, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि वो बिजनेस क्या वो बिजनेस पर्पज के लिए है या नहीं है। देन अगर बिजनेस पर्पज के लिए भी है फिर हम लोग देखेंगे क्या वो टैक्सेबल पर्सन के थ्रू ही की जा रही है सर्विस, तो ही हम लोग माना जाएगा कि हाँ वो जीएसटी लायबल है या नहीं है। फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे क्या वो इंडियन टेरिटरी में आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि इंडियन टेरिटरी की में वो फॉल होगी या नहीं हो। तो इनके लिए हमें इन सारी चीजों की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सप्लाई में क्या क्या आता है। पहले तो एक इंक्लूड है और एक एक्सक्लूड है। सप्लाई में हम ये चेक करते हैं कि हमारी देखो 1+5 कंडीशन है, इनको हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये देखेंगे कि सप्लाई में क्या क्या आता है। देखिए, सप्लाई में इंक्लूड में क्या क्या किया गया है। जो सप्लाई ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कोर्स एंड फर्दर ऑफ द बिजनेस, यानी कि वही सप्लाई माना जाएगा जो कि सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो, तो ही हम सप्लाई में उसको कवर करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने सपोज घर पर, इट मीन्स आपने घर पर ही क्या किया, अपने बच्चे को 100 रुपए दिए। देखिए, पैसा देना भी एक सप्लाई है। अब हम ये चेक करेंगे क्या उसके वो बिजनेस से पर्पज है या नहीं है। या फिर आप एक और एग्जांपल लीजिए, आपने अपने घर का स्क्रैप या ओल्ड न्यूज़पेपर, अभी मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, अगर आपने अपने घर के ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए तो क्या वो कंसिडरेशन फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में कवर होगा? नहीं। तो इट मीन ये सप्लाई में ही कवर नहीं होगा। भले ही उसके हमारे पास पैसे आ रहे हो, वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर रहा हो, आपने पर्सन भी है लेकिन वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और टेरिटरी में भी है, इंडिया में भी है, तो इट मीन्स यू आर नॉट लायबल फॉर द जीएसटी। ऐसे एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी हम लोग समझेंगे। विदाउट द कंसिडरेशन, क्या उसके बदले हम लोगों को पैसा मिल रहा है। जैसे हम लोग भंडारा किया या गिफ्ट में हमने किसी को आइटम दिया, तो क्या वो सप्लाई कंसिडरेशन में आ रहा है, हमने उससे पैसे लिए या नहीं लिए। सेम ऐसे ही शेड्यूल 1 है, हम शेड्यूल 1 को भी चेक करेंगे कि शेड्यूल 1 के अंदर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जिसमें हम लोगों ने डीम्ड ट्रांजेक्शन उनको माना गया है, भले ही उनके बदले हम पैसे ना ले रहे हैं, फिर भी हमने उनको क्या माना गया है, सप्लाई माना गया। ऐसे ही अब एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड में बेटा दो चीजें थी। एक तो हमारा आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई था, याद हो,
इसमें कुछ गुड्स थे हमारे जैसे HSD, पेट्रोल्स, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल्स, ह्यूमन लिकर। तो ये सारी चीजें क्या थी, नेगेटिव लिस्ट में थी या आउट ऑफ स्कोप थी। तो नेगेटिव लिस्ट में भी कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं, उनको हम लोग एक्सक्लूड ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। फिर कुछ ऐसी ट्रीटेड सप्लाई हैं जिनको हम ये ट्रीट ऐसे किया है कि कहीं कहीं पर डाउट है कि वो गुड्स माना, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट शेड्यूल 2 का भी लगेगा, तो हम लोग ये आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कुछ। आज हम लोग कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द 6 to 8 डेफिनेशन कंप्लीट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आज लोग इंडिया की डेफिनेशन देखते हैं कि इंडिया क्या है, स्टेट्स की क्या है, मनी की क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या। देखिए दीज आर द बेसिक कंडीशन। देखिए हम लोग जीएसटी कहाँ पढ़ रहे हैं, इंडिया के पर्पज से, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है ना। अब हम जिस स्टेट्स में हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जो स्टेट फॉल कर रहे हैं उसका जीएसटी में मीनिंग क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इंडिया, इतनी सारी हम लोग डेफिनेशन कवर करेंगे मोस्टली। वैसे तो देखिए मोर देन 120 डेफिनेशन हैं जीएसटी के अंदर, लेकिन हम जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी हम वैसे वैसे हम लोग कुछ से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इंडिया देखते हैं। आपने देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो इंडिया है, हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को इंडिया मानते हैं। हम इसमें इग्नोर द स्केल, आप ये इसके अंदर अगर जो भी स्किल्स है उसको ना देखें, उसको इग्नोर कर दें अगर कहीं पर कोई डाउट हो इंडिया के बारे में, इसलिए मेरे। तो चलिए, तो इंडिया में हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, ये मैप देखते हैं। बट इट इज नॉट ओनली द इंडियन मैप। इंडियन मैप में देखिए लैंड भी आता है, लैंड, एयर एंड वाटर, ये भी हम लोग इसको कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए जीएसटी का जो डेफिनेशन दी है वो हमारे आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। और जीएसटी में कौन सी दी हुई है, जीएसटी के सेक्शन 256 में दी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। एक तो टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सबसॉइल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ओके, चलिए देखिए डेफिनेशन में क्या है, हम लोग देख रहे थे कि इंडिया की डेफिनेशन में देखिए क्या है, कुछ नहीं है। हम तीन पार्ट को जानते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर। अब इसके साथ साथ देखिए क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर द आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में हमारी इंडियन टेरिटरी बताई गई है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन जो कवर होते हैं वो हमारी डेफिनेशन में कवर होते हैं। इसके अलावा इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बिट्स, सबसॉइल अंडरलाइंग द सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल सेल, exclusive economical zone, and any other maritime zone as defined in the territorial water continental shelf. Exclusively economical zone and maritime zone act. इसका मतलब क्या है, तो देख लेते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। तो एयर स्पेस, एयर स्पेस हम जानते हैं कि इंडिया के ऊपर से अगर कोई फ्लाइट जाती है तो वो एबव लैंड एरिया, यानी हमारा एयर स्पेस क्या होगा, इंडिया माना जाएगा। इसलिए इंडिया के अगर ऊपर से लैंड के ऊपर से अगर कोई फ्लाइट जाती है तो इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है, आप जैसे देख रहे हो सामने। देखिए इंडिया के मैप में ये आपको दिख रहा है हमारे
लैंड पोर्शन। अब इसके बाद यहां से चेक करिए, यहां से हमारी 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर एरिया माना, यहां से हमारी 24 नॉटिकल माइल्स कंटिन्यूस जोन माना, टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इकोनॉमिकल जोन माना। यहाँ पर हमारी ऑयल रिग्स वगैरह क्या होती है, ऑयल डिगिंग का, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.85। ये हमारा देखिए ये फ्लैट से ऊपर जा रहा है, यहाँ तक हमारा क्या होगा, इंडियन टेरिटरी माना। चलिए देखिए हम लोग स्टेट्स पर आ गए, इंडिया की डेफिनेशन कवर कर लिए हैं। अब देखिए स्टेट्स का मतलब है यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हमारे स्टेट्स को, हमारे स्टेट्स कौन कौन से, महाराष्ट्र, ओके, एमपी, गुजरात, दीज आर आवर स्टेट्स, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मीन्स अ टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन दीव, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर वैसे तो स्टेट है, लेकिन जीएसटी में उसको यूनियन टेरिटरी में रखा गया है, एंड अदर टेरिटरी। अब देखिए दिल्ली भी एक स्टेट है, एंड पुडुचेरी भी क्या है, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सिर्फ एसजीएसटी पर्पस के लिए दिल्ली और पुडुचेरी में एसजीएसटी इनको स्टेट्स में कवर किया गया। इसमें तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, देखिए इसलिए पढ़ रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है कि जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर यूटीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, जबकि स्टेट्स में स्टेट एक्ट एप्लीकेबल होता है, यानी कि एसजीएसटी। तो इसलिए देखिए आप पुडुचेरी और दिल्ली ये यूटीजीएसटी है, लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एसजीएसटी। ये अमेंडमेंट है इस ईयर से, ठीक है, लेटेस्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग मनी की डेफिनेशन। देखिए मनी का मतलब क्या है, मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर्स और एनी फॉरेन करेंसी। इसका मतलब इंडियन रुपीस, ठीक है। इसका मतलब फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर, येन, ठीक है, यूरो, ठीक है, पाउंड, these are, and checks, promissory note, bills of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveler check, money order, postal, electronic remittance, any other instrument recognized by the RBI when you have consideration to the settle and the obligation for action with the legal tender for the another denomination but shall not include the any currency that held for the numerable। यानी कि सिर्फ कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि हम अगर किसी की कंसिडरेशन पे करने के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे जो RBI ने अप्रूव किए हों, ठीक है, और लीगल टेंडर की डेफिनेशन में कवर होते हैं, वो हमारी मनी मानी जाएगी। ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको समझ आ जाएगा कि मनी क्यों पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा था, आपको याद होगा तो हमारी सप्लाई के लिए यानी कि जीएसटी एप्लीकेबल के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होना कंपलसरी है, 1+5। 1 मीन सप्लाई, ठीक है ना। सप्लाई में क्या क्या आता था याद हो तो आपको, चेक करते हैं हम लोग कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना कंपलसरी है। अगर वो गुड्स एंड सप्लाई है, गुड्स एंड सर्विसेज है, तभी तो हम आगे जा पाएंगे। अगर सप्लाई की डेफिनेशन में गुड्स सर्विस पहली डेफिनेशन है, यानी जीएसटी लेवल के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो सप्लाई है या नहीं है, फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा गुड्स और सर्विस है या नहीं। अगर वो गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है तो हम जीएसटी की आगे बात ही नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो इजीली ट्रांसफर टू अनदर प्लेस हो जाए, वो हम लोग क्या मानेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है, उसको हम लोग गुड्स मानेंगे। बट इट इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड। पहले एक्सक्लूड समझ लीजिए। देखिए मूवेबल मतलब कि एक जगह से दूसरी तरफ जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटीज भी आते हैं। लेकिन हम लोगों ने गुड्स की डेफिनेशन में स्पेशली इन्होंने बोला है कि मनी एंड सिक्योरिटी आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स है। लेकिन सेल्स एक्ट में
यानी गुड्स इलेक्ट जो है हमारा, वहाँ पर मनी को भी हमने क्या माना है, गुड्स माना है, लेकिन जीएसटी में नहीं माना है। और इसके साथ साथ इंक्लूड क्या किया गया है, देखिए सारी प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन इंक्लूड द अनदर पार्ट ऑफ द गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, अटैच्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड एग्रीड सेवी द बिफोर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई। जैसे कि हमारे टी बागान है, अब टी बागान क्या होगा, मतलब टी लीव्स लगने से पहले ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपकी लीव सारी हमारी, तो ये भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी। जबकि वो देखिए अभी भी क्या है, वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है, लेकिन फिर भी हमने उसको डेफिनेशन में कहाँ कवर किया गया, गुड्स में। सिंपल। अब देखिए सर्विस की डेफिनेशन बहुत ईजी है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। इसके अलावा और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, इसमें ये बोला है, देखिए जो गुड्स नहीं है इट मीन्स दैट इज द सर्विस, लेकिन इनके अलावा भी इन्होंने बोला है कि सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, यूज ऑफ द मनी और कन्वर्जन ऑफ द मनी, ये भी हम लोग किस में कवर करेंगे, सर्विस में कवर करेंगे। यहाँ ये क्यों बोला है, क्योंकि देखिए यहाँ से मनी गायब है तो मनी का यूज भी गायब करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर आप मनी यूज करते हैं लेकिन उसके बदले आप, जैसे कि देखिए 100 क्या आपने चेंज कराए और आपको 90 रुपये दिए तो यू चार्ज 10 रुपीज, तो इट इज लायबल फॉर जीएसटी। तो ये डेफिनेशन कहाँ आ जाएगी, सर्विस में आ जाएगी। अभी लायबल मत बोलिए, अभी हम लोग बोलेंगे सर्विस में कवर करेगी, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से और समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, इट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, अटैच विद द लैंड। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, जैसे कि डेटर्स का सेटलमेंट अगर आप करते हो, ठीक है, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, दीज आर द डेफिनेशन इन द गुड्स। सर्विस में हमने पहले बोला कि एनी अदर देन गुड्स, यानी गुड्स को आप जो नहीं है वो सर्विस है, बट इट इंक्लूड द यूज ऑफ द मनी। यूज ऑफ द मनी मीन्स अगर आप मनी को यूज कर रहे हो तो activity related to use of money and conversion of the money in the cash form other more denomination other with the separate charge। वही 100 रुपये के बदले हमने 90 लिए, या फिर हमने डॉलर को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया और इसके बदले आपने अमाउंट लिए, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन इन मनी। ट्रांजेक्शन मनी मतलब डिपॉजिट मनी बैंक है ना, बोरिंग द रीपेमेंट्स लोन्स, कन्वर्जन ऑफ द करेंसी, कन्वर्जन रुपीज इनटू द कॉइन, मतलब कि यहाँ देखो डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन मनी, बट ये चार्ज कमीशन, तो ये कवर हो जाएगा सर्विस में। ओके, सिक्योरिटी मिलेगी, सेल, ट्रेड, स्टॉक, शेयर, डेरिवेटिव्स। एक्शन के क्लेम देखिए, ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट्स, राइट टू पार्टिसिपेट ड्रॉ द लॉटरी, एरिया रेंट एंड एक्शनेबल क्लेम एंड इंश्योरेंस क्लेम्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्शनेबल क्लेम में कुछ पार्ट है, इन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर अंडर द जीएसटी लॉ एक्शनेबल क्लेम वुड बी द रेकॉर्ड गुड्स, माना जाएगा गुड्स। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटलिंग गेमिंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई, यानी कोई भी एक्शनेबल क्लेम से वो ट्रीट सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन लॉटरी एंड बैटलिंग गैम्बलिंग हमेशा क्या माने जाएंगे, सर्विस। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए और देखते कन्वर्जन मनी, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट ये मिलेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, लेकिन ये यूज ऑफ मनी है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस सप्लाई ऑफ द सर्विसेज में आएगा, लेकिन ये यूज ऑफ मनी है, तो यहाँ पर हमारा जीएसटी ये सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगा, ये सर्विस की डेफिनेशन में नहीं होगा। ओके, कन्वर्जन ऑफ करेंसी ट्रांजेक्शन मनी माना जाएगा, वही 100 के बदले आपने 10 के 10 नोट दे दिए। कमीशन ये सप्लाई सर्विस माना जाएगा, अभी बताया। कन्वर्जन कॉइन ट्रांजेक्शन मनी, लेकिन यू कर चार्जेस द कमीशन, दैट इज द गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस में उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी मूवेबल होगा, एंड सर्विस में भी उन्होंने बता दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट आप ये चेक करिए कि इनमें ये देखिए ये गुड्स तो है, आप जैसे लेकिन देखिए यहाँ पर पेट्रोल गुड्स है, करेक्ट, मोटर स्पीड्स भी गुड्स है, एविएशन भी गुड्स है, हाई स्पीड गुड्स है,
और नेचुरल गैस भी गुड्स है। लेकिन इन्होंने पहले ही ये डेफिनेशन कहाँ कवर होगी, सप्लाई में। लेकिन उन्होंने बोल दिया ये सप्लाई में ही नहीं लेंगे तो हम यहाँ तक तो जाने की सवाल ही नहीं उठेगा, यानी कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। यानी हम 1+5 जो कंडीशन है, 5 में ये पहली कंडीशन है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट में ही उन्होंने सप्लाई में ही इसको बाहर कर दिया, यहाँ पर ही इन्होंने आउट कर दिए ये 5 गुड्स। ओके, तो हम लोग कहाँ नहीं आने वाले, ये गुड्स की डेफिनेशन तो दूर की बात है, ये सप्लाई में ही कवर नहीं है बेटा। इनकी सप्लाई जो होगी उनको क्या नहीं माना जाएगा, गुड्स एंड सर्विस ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल 3 के कुछ लिस्ट दी हुई है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के नाम दिए हुए हैं, वो भी उन्होंने पहले से ही क्या बोल दिया है, वो गुड्स में और सर्विस की डेफिनेशन में लेनी ही नहीं है, तो इट मीन्स नो जीएसटी। ठीक है, अब देखिए हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी कि गुड्स एंड सर्विस तो हो, बट उसके लिए कुछ पेमेंट के लिए वो रेडी हो जाए, पेमेंट तो देना चाहिए। देखिए जैसे कि इन relation to supply of goods and services and both include any payment made to be made whether it money or otherwise। देखिए मनी की डेफिनेशन आ गई, यानी वो बंदा जिसने भी जो भी लिया है उसको क्या होना चाहिए, उसको पेमेंट के लिए वो रेडी है। ठीक है, इट मीन्स अगर वो पेमेंट के लिए रेडी है, किसी भी फॉर्म में अगर वो पेमेंट करता है तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। या फिर वो ऐसा कोई भी काम करता है जो कि ये माना जाए कि उसने इसका पेमेंट कर दिया, जैसे कि सपोज आपने मेरा काम कर दिया और मैंने आपका काम कर लिया, यानी आपने इंटरचेंज वर्क कर दिया, यानी आई एम रेडी टू योर वर्क एंड यू रेडी माई वर्क। तो इस चीज को भी हम लोग क्या मानते हैं, कंसिडरेशन मानते हैं। लेकिन एक शेड्यूल है, शेड्यूल में उन्होंने क्लियर बोला है, शेड्यूल 2 है, उसमें उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज हैं जो डीम टू बी सप्लाई, हम लोग उसको मानेंगे भले ही आपने कंसिडरेशन लिया हो या ना लिया हो। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए कंसिडरेशन। देखिए एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड इन रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ इंड्यूसमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, एनी सप्लाई ऑफ द सर्विस। अगर आप देखिए, अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं मानेंगे। जैसे अब गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, सब्सिडी दी गैस की, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, तो पैसे आ रहे हैं, इट मीन्स यू सर्व एनीथिंग, तो ये उन्होंने इसको कंसिडरेशन में कवर नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई भी डिपॉजिट ले रहे हो, यानी यू रिसीव द डिपॉजिट, तो ये भी कवर नहीं है कंसिडरेशन में। ओके, जैसे कि आपने कोई काम किया और काम के बदले में आपने उसको डिपॉजिट दे दिया, जैसे कि BSNL, यानी कि आपने क्या किया, एक BSNL का कनेक्शन लिया और BSNL के कनेक्शन में आपने 3000 डिपॉजिट उसको करा दिए, तो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मेड मतलब कि वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है गुड्स एंड सर्विसेज, एग्री टू मेड यानी कि वो फ्यूचर में करेगा, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप मान सकते हो। ठीक है, या फिर एडवांस दे दिया हो, है ना, ऐसे हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है वो, एग्री टू ड्राई क्लीन। ठीक है, उसने बोला कि मैं आपके ड्राई क्लीन कर दूंगा, आप मेरे यहाँ पर फोटो खींच दीजिए, तो ये क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा, डीम टू बी कंसिडरेशन है ये। ए एग्री नॉट ओपन ड्राई क्लीन शॉप विद बी नेबरहुड, और आप उसके बदले ये होता है फॉर बीएनएस, यानी आप ये बोल रहे हैं कि मैं आपके भाई के बगल में दुकान नहीं खोलूंगा, आप मेरे बगल में दुकान नहीं खोलना, तो ये भी क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। और उसने उसके बदले 1 लाख रुपए ले लिए। ए एग्री डिजाइन बी हाउस, ए ने बी का एग्री डिजाइन कर दिया और इसने कहा कि मैं ए के डिजाइन कर दूंगा, यानी कुल मिलाकर क्या है, शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए अमाउंट की। अगर वो शिफ्टिंग हो रहा है तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे उसने बोल दिया कि आप इनको पेमेंट दे दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, तो ये भी माना जाएगा कि इन्होंने आपका ही पेमेंट किया हुआ। जैसे कि अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिपॉजिट। आपको जियो का याद होगा, जियो ने क्या किया था, जब फ़ोन लॉन्च किया था
उन्होंने बोला कि आप हमारे पास 3,000 रुपये दीजिए और 3 साल बाद आप हमारा मोबाइल वापस कर दें, हम ये आपको वापस कर देंगे, यानी ही ट्रीटेड एज ए डिपॉजिट। तो इस लॉ का उन्होंने ये मिसयूज किया, किसका, ट्रीटमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो बाद में ये अमेंडमेंट हुआ कि अगर उस पैसे का आप इसमें एडजस्ट करते हो एज ए सेल के रूप में, तो उस पर आज ही आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो रिफंडेबल है डिपॉजिट तो आपको कोई जीएसटी नहीं देगी, ठीक है। तो देखिए, MTNL telecom service provider receives security deposit from the subscriber in connection with this supply of service. This security deposit is refundable. This security deposit is not a consideration. But अब ये येलो वाला देखिए, if in the future if it adjusted toward the value of the service it's supplied, then this security deposit shall be treated as a consideration. अभी consideration आ क्यों रहा, क्योंकि देखिए आज हमने उनको पैसे दे दिए सप्लायर को, तो सप्लायर क्या करेगा, उस पर जीएसटी पे नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम आज ही उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। देखिए, अब है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बिजनेस की, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।